आज की कहानी जितनी रोचक है उतनी भयानक भी। सन 1943 के अक्टूबर महीने में घटी ये घटना किसी भी काल्पनिक साईफाई मूवी से कम नहीं है। आपने मिस्टर इंडिया मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें अनिल कपूर, जो अरुण वर्मा का रोल निभा रहे होते हैं, एक घड़ी की मदद से जब चाहे गायब हो जाया करते थे और इसी घड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने मोगेम्बो के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिकी सेनाएं किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को हराना चाहती थी। इसी दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक गुप्त यानी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक पूरे के पूरे जंगी जहाज को ही लोगों की आंखों के सामने से ही गायब कर दिया। हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए और इसीलिए शायद फिर कभी किसी वैज्ञानिक ने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी या फिर कहें गायब हो जाने वाली टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया। तो आइए मेरे साथ आज के इस रोचक सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अट्ठाईस अक्टूबर सन 1943 की शाम कार्ल एलन अपने साथियों के साथ एसएस एंड्रयू फ्रूसेथ नामक जहाज के डेक पर बैठे हुए थे। उनसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक नया अमेरिकी जहाज यूएसएस एल्ड्रिज खड़ा था। ये एक कैनन क्लास डिस्ट्रॉयर था। बस 5 से 10 मिनट पहले इस जहाज पर बड़ी ही गहमागहमी थी और कई लोग जहाज के अंदर आ जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद कार्ल ने देखा कि अचानक से यूएसएस एल्ड्रिज के सारे नाविक जहाज के अंदर जा चुके हैं और डेक पे पूरा सन्नाटा फैल गया है। कार्ल एलन और उनके साथियों को इस डेक पे होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में उड़ती उड़ती अफवाह मिली थी। कोई भी खुलकर ये नहीं बता रहा था कि आखिरकार होने क्या वाला है, लेकिन सब कोई दबी जबान में इसके बारे में बात कर रहे थे। यूएसएस एल्ड्रिज के आसपास और भी कई जहाज थे और लगभग सभी पर यही बातें हो रही थी। लोग काफी उत्सुक थे कि आखिरकार इस जहाज पर होने क्या वाला है। कुछ ही देर में एक्सपेरिमेंट चालू हो गया और यूएसएस एल्ड्रिज से एक धीमी लेकिन भारी हमिंग की आवाज आने लगी। ये आवाज वैसी ही थी जैसा आपने कभी ट्रांसफार्मर के आसपास खड़े रहने पर सुना होगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो इस जहाज के चारों ओर एक कोहरा सा छाने लगा है और ये कोहरा पूरे जहाज को अपने धुंध में घेरने लगा है। देखते ही देखते ये हरे रंग का कोहरा काफी बढ़ गया और इसके कारण यूएसएस एल्ड्रिज को देख पाने में काफी दिक्कत होने लगी। तभी अचानक से एक चमकदार रोशनी हुई, जैसा कि अक्सर बिजली कड़कने पर होती है, और इसी रोशनी के साथ यूएसएस एल्ड्रिज सबके आंखों के सामने से गायब हो गया। ये सबको चौंका देने वाला था। हरे रंग का कोहरा अभी भी बिल्कुल बरकरार था। क्योंकि कोहरा काफी बढ़ गया था, एलन ने अपने जहाज से इस कोहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोहरा उन्हें ढकेल रहा हो। कार्ल एलन काफी चकित थे, क्योंकि ये कोहरा उन्हें वैसे ही ढकेल रहा था जैसे दो चुंबक के समान पोल एक दूसरे को ढकेलते हैं। इस घटना के घटते ही आसपास खड़े सारे जहाजों के नाविकों में बातें चालू हो गई। सब बिल्कुल अचंभित थे, क्योंकि किसी ने भी कभी किसी चीज को गायब होते नहीं देखा था, और वो भी एक इतने बड़े जहाज को। अभी लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि एक बार फिर अचानक तेज रोशनी हुई। सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि यूएसएस एल्ड्रिज वापस अपनी जगह पर आ गया था और अब सब लोग उसे देख सकते थे। धीरे धीरे अब हमिंग की आवाज भी बंद हो गई थी और वो घना हरे रंग का कोहरा भी धीरे धीरे छटने लगा था। कार्ल ने शिप को गौर से देखा। शिप पर पहले जैसा ही पूरा सन्नाटा था। पता नहीं कार्ल को क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और सच कहें तो कार्ल का अनुमान गलत नहीं था। 14 अगस्त 1986 सन 1943 की इस घटना के ठीक 43 साल बाद कार्ल एलन ने अपने घर पर एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाया। कार्ल एलन अब कार्लोस एलांडे के नाम से जाने जाते थे। कार्ल एलन अब बूढ़े हो गए थे। ढलती उम्र के कारण उनकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति अब काफी खराब हो गई थी और आए दिन उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। धीरे धीरे हॉस्पिटल वालों ने भी उन्हें जवाब दे दिया कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और इसीलिए कार्ल एलन ने जिम फ्रेजर नाम के एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर को अपने घर पर बुलाया। 14 अगस्त सन 1986 को दिए गए अपने इस इंटरव्यू में कार्ल एलन ने जिम फ्रेजर के होश ही उड़ा दिए। उन्होंने सन 1943 के अक्टूबर महीने में हुए इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और उसके बाद आए अमानवीय भूचाल के बारे में रिपोर्टर को सब कुछ बता दिया। उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि शिप को यकायक सबके सामने से गायब कर देने वाला ये प्रयोग एक सफल प्रयोग ही माना जाता,
क्योंकि शिप एक्चुअली गायब हुआ था और वापस भी आया था, लेकिन उस शिप के सेलरों के साथ जो हुआ वो सुनकर किसी भी तरीके से इस सफल प्रयोग को एक सफल प्रयोग नहीं माना जा सकता था। कार्ल बातों ही बातों में और आगे बढ़े और इस घटना के बारे में उस रिपोर्टर को और भी कई सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि जब यूएसएस एल्ड्रिज गायब हुआ तो वो टेलीपोर्ट होकर फिलाडेल्फिया से सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं और जा पहुंचा था, और फिर जब वो वापस आया तो उस डेक के हालात किसी भी नर्क से कम नहीं थे। जहाज के वापस आने के बाद कई साइंटिस्ट और अमेरिकी नेवल ऑफिसर शिप के अंदर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिप के अंदर चीख पुकार मची हुई है। एक्सपेरिमेंट के कारण शिप की बिजली बिल्कुल जा चुकी थी और वहां सिर्फ अंधेरा था। साइंटिस्ट और नेवल ऑफिसर ने अपना टॉर्च जला लिया और वो शिप में आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि जो नाविक शिप के गायब होने के समय जिस अवस्था में थे वो उसी अवस्था में अभी भी खड़े हैं, लेकिन शिप में उनके खड़े होने की जगह बदल गई है। कई नाविकों का शरीर अब शिप के स्टील के दीवारों के साथ जुड़ चुका था, मानो जैसे वो स्टील का ही भाग हो। एक नाविक का तो सिर्फ सर ही फर्श से बाहर निकल रहा था, उसका बाकी शरीर स्टील की बनी फर्श के साथ ही जुड़ चुका था। जब साइंटिस्ट और नेवल ऑफिसर और आगे बढ़े तो उन्हें ऐसे भी कई नाविक मिले जो खड़े के खड़े ही मर चुके थे। उनका शरीर अब एक मूर्ति की तरह जम चुका था। इस घटना के अंत में जब लोगों की गिनती हुई तो यह भी मालूम चला कि कई लोग शिप से गायब ही हो चुके हैं। इन लोगों को उस दिन के बाद कभी नहीं देखा गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये लोग टेलीपोर्ट होने के समय कहीं और ही टेलीपोर्ट हो गए, शायद समुद्र में ही, जिसके कारण उनकी उधर ही मौत हो गई। शिप का ये नजारा किसी के भी दिल दहला देने के लिए काफी था। कई लोगों के हाथ और पैर दीवार में जुड़ चुके थे, किसी का सर ही गायब था, किसी का पैर ही गायब था। जो ऐसी अवस्था में अभी भी जीवित थे वो चिल्ला चिल्ला कर पागल हो चुके थे। कई नाविकों की तो अतड़ियां ही बाहर आ गई थी। उनके शरीर को पहचान पाना तो नामुमकिन सा हो गया था और ये सब कुछ एक हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जो लोग बच गए थे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। कई लोग ऐसे सदमे में थे कि उन्हें उस सदमे से निकलने में सालों लग गए। वो खोए खोए से रहते थे और अचानक से चिल्लाने लगते थे और फिर अचानक से शांत हो जाते थे। कई लोग तो जब चिल्लाते तो वो भागने लगते थे, मानो वो पूरी तरह से पागल हो गए हों और उन्हें किसी भी चीज की सुध बुध नहीं है। वो दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी कुछ बड़बड़ाया करते थे, लेकिन इसका मतलब किसी को कभी समझ में नहीं आया। कई ऐसे भी बदनसीब लोग थे जो कभी कोमा से बाहर आए ही नहीं और कोमा में ही उनकी मौत हो गई। कई दूसरे लोगों की मौत अचानक से हो गई जिसका कोई भी रीजन नहीं मालूम चला। लेकिन अचंभे की बात यह भी है कि ऐसे भी कई लोग थे जिनको कुछ नहीं हुआ। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे और वैसे ही उन्होंने पूरी जिंदगी काटी। ऐसे सभी लोगों को इस प्रयोग के बारे में ना बात करने की हिदायत दी गई। और आप सब जानते ही हैं कि इन सब मामलों में बात को छुपाने के लिए कोई भी देश किस हद तक जा सकता है, और यहाँ तो बात अमेरिका की हो रही है। डर से कहिए या फिर देश प्रेम, किसी ने भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी बात नहीं किया। लेकिन जब कार्ल अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे थे तो हो सकता है शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये बात भी उनके साथ मर जाएगी, और शायद इसीलिए उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाकर ये सब बातें उन्हें बताई। ये सारी बातें सुनकर जिम फ्रेजर बिल्कुल ही स्तब्ध थे। अब वो इस घटना की तह तक जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कार्ल पर दबाव डालकर पूछने की कोशिश की कि हो सकता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हों और इसका रियलिटी से कोई संबंध ना हो। वो कार्ल को समझाने लगे कि हो सकता है कि ये सब सिर्फ मन का भ्रम हो जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चपेट में आने से हुआ हो, और इसी के कारण हो सकता है कि कुछ देर के लिए लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। लेकिन कार्ल ये सब बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। और हम आपको बताते चले कि कार्ल एलन पूरी तरह से गलत नहीं थे। अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्ल ने और भी सारी चीजें बताई। उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि उस दिन अमेरिकी साइंटिस्ट एक थ्योरेटिकल आइडिया जिसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहा जाता है उस पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी जैसे मूलभूत यानी फंडामेंटल फोर्सेस को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने पर उनसे होने वाले प्रभाव या कहें दुष्प्रभाव दोनों में ही इजाफा भी होगा, और फिर इस सब के कारण लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर भी असर पड़ेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चीजों को भी गायब किया जा सकेगा। एलन की माने तो उस दिन एग्जैक्टली यही हुआ था। यूएसएस एल्ड्रिज गायब हुआ और फिर कुछ समय बाद वापस भी आया। चलिए ये बात तो एलन की थी जो शिप के बाहर थे, लेकिन इस बात को शिप पे सवार नाविक भी मानते हैं। वो लोग जो सही सलामत बच गए थे, कुछ दिन बाद उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा कि उस शिप पर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि यूएसएस एल्ड्रिज गायब होने के बाद वहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर
नॉर्फोक के वर्जीनिया नेवल बेस जा पहुंचा था। गौरतलब बात यह है कि कई इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कई लोगों ने उस दिन वर्जीनिया के नेवल बेस पे यूएसएस एल्ड्रिच को कुछ देर के लिए देखा था। ये तो और भी अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि कार्ल तो सिर्फ शिप के गायब और वापस आ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब यह भी मालूम चला कि शिप टेलीपोर्ट होकर वर्जीनिया चला गया था और कुछ ही सेकंड में वापस लौट भी आया था। अगर ऐसा सच में हुआ था तो इस एक्सपेरिमेंट ने पूरे लॉज ऑफ फिजिक्स की धज्जियां उड़ा दी थी। कार्ल एलन के अलावा इन बातों को साबित कर पाने के लिए सबूत ढूंढने में काफी परेशानियां आती हैं, क्योंकि ये घटना 43 साल बाद सामने आई थी और कई लोग जिन्होंने इसे देखा होगा अब शायद वो जिंदा नहीं होंगे। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। अमेरिकी ऑफिशियल नेवल रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिच को अगस्त 1943 में कमीशन किया गया था और ये जहाज अपने पहले 6 महीनों में न्यूयॉर्क सिटी के आसपास ही रहा था। शिप की लॉगबुक बताती है कि यूएसएस एल्ड्रिच अक्टूबर 28 को बहामाज में था, जो फिलाडेल्फिया के आसपास भी नहीं है। इसी तरह कार्ल एलन जिस शिप पर सवार थे और जिस शिप से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था, उसकी लॉगबुक के अनुसार वो भी उस समय फिलाडेल्फिया में नहीं था और वो उस समय न्यूयॉर्क से ओरान की यात्रा पर था। अब थोड़ा एलन की ओर भी ध्यान देते हैं। एलन के क्रेडेंशियल्स पूरी तरह से सही पाए जाते हैं। उसके अनुसार वो वाकई यूएसएस एंड्रयू फ्रूसेट नामक जहाज के क्रू मेंबर थे। हालांकि जब लोगों ने एलन के परिवार से बात करने की कोशिश की तो वो लोग कुछ और ही बातें बताने लगे। उनके अनुसार बढ़ा चढ़ाकर बात करना और ख्याली पुलाव बनाना एलन की पुरानी आदत थी। उनके परिवार वालों ने मशवरा दिया कि उनकी बात को सीरियस ना ले। इस बात में थोड़ा दम तो जरूर है, क्योंकि एलन ने कई इंटरव्यूज दिए थे और हर इंटरव्यू में कुछ न कुछ चीजें बदल जाया करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कबूल किया कि ये सब बातें मनगढ़ंत है और उन्होंने अपने मन से बनाई हैं, लेकिन फिर दूसरे ही इंटरव्यू में उन्होंने इस बात से पूरा ही इनकार कर दिया। इन सब बातों के चलते एलन पे दबाव बढ़ने लगा। 1986 में दिए गए पहले इंटरव्यू के बाद उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन लोग उन पर शक करने लगे। धीरे धीरे कार्ल एलन अब कैमरे की नजर से दूर रहने लगे और सन 1994 के मार्च महीने में उनकी मौत हो गई। हम चाहें तो कार्ल एलन के द्वारा बताई गई इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन बीतते समय के साथ ये पक्का जरूर हो गया कि फिलाडेल्फिया के तट पर कुछ ऐसा ही साइंटिफिक प्रयोग सच में हुआ था। दुनिया के जहाजी बेड़ों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए दुनिया की कई नेवल फोर्सेस माइंस का इस्तेमाल करती हैं। ये माइंस एक एंकर के जरिए पानी के नीचे बिछाए जाते हैं। अगर कोई दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी इसके आसपास से गुजरता है तो इसमें लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर जहाज के स्टील की मौजूदगी को भांप लेता है और फिर विस्फोट कर देता है। इससे बचने के लिए जहाजों की डिगॉजिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में जहाज को कॉपर की तारों से चारों तरफ से लपेट दिया जाता है। फिर एक लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है। ऐसा करने से माइंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर स्टील को सेंस नहीं कर पाता। ऑफिशियल पेपर की माने तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स नेवी फिलाडेल्फिया में यही एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यूएसएस हैमंड नामक जहाज पर हो रहा था, यूएसएस एल्ड्रिच पर नहीं। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट की भी बात सामने आती है जो यूएसएस टिमरमैन नामक जहाज पर हुआ था। इस डिगॉजिंग मेथड के बाद उस जहाज पर सवार नाविकों को काफी सिरदर्द और वोमिटिंग का सामना करना पड़ा। पिछले कई सालों में और भी कई लोग सामने आए हैं जो उस दिन यूएसएस एल्ड्रिच के सामने मौजूद थे। इनमें से एक है एल्फ्रेड बेलेक, जो उस दिन उस जहाज पर ही थे और जैसे ही एक्सपेरिमेंट चालू हुआ और हमिंग की आवाज आई वो उस जहाज से कूद गए। एल्फ्रेड बेलेक के अनुसार कार्ल एलन की बताई गई सारी बातें सच थी और उस दिन एग्जैक्टली वही हुआ था जो वो बोल रहे थे। ये सारे सबूत, ये सारे लोग, ये सारे रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये बात सही है। हो सकता है कि उस दिन मामला बिगड़ गया हो, जैसा कि कार्ल एलन बताते हैं, और इसीलिए यूएस मिलिट्री ने इसे पूरा कवर अप कर दिया। ऐसा करना यूएस मिलिट्री के लिए आम बात है। इसको कवर अप करने के लिए हो सकता है उन्होंने यूएसएस एल्ड्रिच की फेक लॉगबुक बनाई हो, फेक रिपोर्ट बनाए हो और ये दिखाने की कोशिश की कि यूएसएस एल्ड्रिच तो वहां था ही नहीं, और इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बाकी जहाज जो उस दिन वहां मौजूद थे उसकी भी फेक लॉगबुक बना दी हो। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने फंडिंग करके फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी ही बना डाली, ताकि लोग अगर इसके बारे में सुने भी तो उन्हें ये सब कुछ फिल्मी लगे और वो इस बात को मजाक में उड़ा दे। सारी चीजों को देखकर तो यही लगता है कि यूएसएस मिलिट्री इस एक्सपेरिमेंट को लोगों से छुपाने में कामयाब रही। जरा सोचिए, अगर सही में यूएस मिलिट्री के पास ये टेक्नोलॉजी है तो वो क्या क्या कर रहे होंगे। यूएस मिलिट्री ऐसे सिक्योरिटी प्रोजेक्ट करने के लिए काफी बदनाम है। मॉन्टाक प्रोजेक्ट को ले ले,
या प्लम आइलैंड एक्सपेरिमेंट को ही। ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस बात के जीते जागते सबूत हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दें और देखते रहें द इंडियन टोनी।